तो चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां गगनचुंबी इमारतों से भी मतलब बहुत ऊंचे जानवर घूमते थे। हाँ, जिनके जबड़े इतने मजबूत कि कार को भी कुचल दें। बिल्कुल, ये थे डायनासोर और उन्होंने इस धरती पर लगभग 17 करोड़ सालों तक राज किया। इंसानों से 500 गुना ज्यादा समय तक। आज हम इसी खोई हुई दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ध्रुव है जो डायनासोर के पूरे इतिहास को, उनके जन्म से लेकर उनके सनसनीखेज अंत तक सब कुछ बताता है। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी जानना नहीं है। सही बात है। बल्कि ये समझना है कि डायनासोर आखिर पूरी दुनिया पर छा कैसे गए, उनका अंत इतना विनाशकारी क्यों था और उनकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले ये नाम डायनासोर सुनने में ही कितना भारी लगता है। ये आया कहां से? ये ग्रीक भाषा से आया है। इसमें 2 शब्द हैं, डीनोस जिसका मतलब है भयानक। भयानक? हाँ, और सौरोस जिसका मतलब है छिपकली। तो भयानक छिपकली। भयानक छिपकली। ये नाम 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने दिया था। और मजे की बात यह है कि शुरुआती दिनों में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये भयानक छिपकलियां दिखती कैसी थीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत में कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेगालोसॉरस की, और वो आज की हमारी समझ से बिल्कुल अलग दिखता है। हाँ, मतलब किसी मोटे आलसी से इग्वाना जैसा, जुरासिक पार्क के दानव जैसा तो बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे विकसित होता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमें ज्यादा सबूत मिलते हैं, हमारी समझ बेहतर होती जाती है। तब कुछ ही हड्डियां थीं। और आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा डायनासोर के जीवाश्म हैं और हम 900 से ज्यादा प्रजातियों को पहचान चुके हैं। और ये गिनती जो की नहीं है। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि सन 2003 से 2022 के बीच हर साल औसतन 45 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। मतलब हर महीने लगभग 4 नई प्रजातियां। हाँ, हम अब भी उनकी दुनिया को लगातार खोज रहे हैं। सही कहा। जैसे चिली में एक बहुत ही अजीब प्रजाति मिली, स्टेगोरोस एलेंगासेन। ओह हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। उसकी पूंछ पर वो ब्लेड जैसा हथियार था। बिल्कुल, किसी तलवार जैसा नहीं बल्कि ब्लेड जैसा, और उसका मुंह तोते की चोंच जैसा था। कमाल है। ये दिखाता है कि डायनासोर की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विविध थी। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इन भयानक छिपकलियों की दुनिया असल में कैसी थी। कहानी शुरू होती है ट्रायसिक काल से, सही कहा मैंने? हाँ, डायनासोर के राज को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। और पहला था ट्रायसिक काल, लगभग 23 करोड़ साल पहले। उस समय की दुनिया का नक्शा तो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं। सारे महाद्वीप एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। हाँ, मतलब उस वक्त आप भारत से चलकर सीधे अंटार्कटिका पहुंच सकते थे। कोई समंदर बीच में नहीं आता। और मौसम ज्यादातर सूखा और गर्म। और इस युग के डायनासोर बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि काफी छोटे थे, जैसे इयोरैप्टर जो सिर्फ 2 मीटर लंबा था। मतलब एक इंसान के बराबर। हाँ, उस समय धरती पर विशाल सरीसृपों का यानी रेप्टाइल्स का राज था। डायनासोर तो बस साइड कैरेक्टर थे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर उस समय इतने बड़े और ताकतवर सरीसृप थे, तो ये छोटे डायनासोर अचानक से कहानी के हीरो कैसे बन गए? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीती, उन्होंने एक तबाही को झेला। अच्छा। और यहीं आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़, ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति की घटना। ओके। पैंजिया टूटने लगा और इस प्रक्रिया में धरती के इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वायुमंडल में जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भर गईं। इससे भयंकर ग्लोबल वार्मिंग हुई और महासागरों का पानी तेजाबी हो गया। तो ज्यादातर बड़े सरीसृप इस बदलाव को झेल नहीं पाए और विलुप्त हो गए। बिल्कुल। तो फिर डायनासोर कैसे बच गए? स्रोत में लिखा है कि वो गर्म खून वाले थे। क्या यही वजह थी? बिल्कुल यही वजह थी। ज्यादातर सरीसृप ठंडे खून वाले थे, वो अपने शरीर का तापमान काबू नहीं कर सकते थे। लेकिन डायनासोर्स हमारी और आपकी तरह गर्म खून वाले थे, वो बदलते तापमान में खुद को ढाल सकते थे। तो इससे खूबी ने उनके सारे प्रतिद्वंदियों को मैदान से हटा दिया। हाँ, और उनके लिए धरती के नए शासक बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और इसके बाद आया वो समय जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही फिल्म आती है, जुरासिक पार्क। हाँ, जुरासिक काल। बिल्कुल। अब डायनासोर्स धरती पर सबसे प्रभावशाली जीव बन चुके थे।
ट्रायसिक काल के छोटे जीवों की जगह अब विशालकाय डायनासोर लेने लगे। जैसे कि टाइटैनोसॉरस, जिसका वजन 15,500 किलो तक होता था। ये तो 3 हाथियों के बराबर हो गया। हाँ। और इसी समय में पंखों वाले पहले डायनासोर भी आए, जैसे आर्कियोपेट्रिक्स, जो उड़ सकते थे। वो सीधे सीधे आज के पक्षियों के पूर्वज थे। और दुनिया का नक्शा भी बदल रहा था। हाँ, पैंजिया अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, उत्तर में लोरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो जुरासिक काल को हम डायनासोर का सुनहरा युग कह सकते हैं। ज्यादातर लोग जुरासिक पार्क की वजह से ऐसा ही सोचते हैं, पर सच तो ये है कि डायनासोर का असली सुनहरा युग इसके बाद आया। अच्छा। हाँ, क्रिटेशियस काल में। इस समय उनकी प्रजातियों में एक विस्फोट हुआ, विविधता अपने चरम पर थी। यानी कि वो सारे नाम जो हम जानते हैं, खूंखार टी-रेक्स, चालाक रैप्टर्स, और वो विशाल शाकाहारी अर्जेंटिनोसॉरस, जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था। हाँ। ये सब इसी युग में थे। हाँ, और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात है। क्या? जुरासिक पार्क फिल्म का लोगो टी-रेक्स का कंकाल है ना? हाँ, बिल्कुल। जबकि टी-रेक्स जुरासिक काल में था ही नहीं। क्या बात कर रहे ये हैं? तो मुझे पता ही नहीं था। वो तो क्रिटेशियस काल के बिल्कुल अंत में आया था। हाँ। मतलब मैंने बचपन से जो सोचा वो गलत था। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और एक और तथ्य है जो समय के पैमाने को लेकर दिमाग घुमा देता है। बताइए। हम आज समय के हिसाब से टी-रेक्स के ज्यादा करीब हैं, बजाय इसके कि टी-रेक्स जुरासिक काल के करीब था। 1 मिनट, ये कैसे? हमारे और टी-रेक्स के बीच लगभग 6.8 करोड़ साल का फासला है। लेकिन टी-रेक्स और जुरासिक काल के आखिरी डायनासोर, जैसे स्टेगोसॉरस, के बीच लगभग 8 करोड़ साल का अंतर है। वाह, ये सोचना ही अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि डायनासोर का राज कितना लंबा था। बहुत लंबा। उस युग में और कौन से कमाल के जीव थे? क्रिटेशियस काल में हमें दुनिया के सबसे तेज डायनासोर भी मिलते हैं, ऑर्निथोमिमिड्स। ओह, वो जो शुतुरमुर्ग जैसे दिखते थे। हाँ, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। और आसमान का राजा, मैंने पढ़ा है क्वेत्सालकोटल्स के बारे में, जिसके पंखों का फैलाव 11 मीटर तक था। एक छोटे हवाई जहाज के बराबर। बिल्कुल। तो मतलब क्रिटेशियस काल में डायनासोर हर जगह थे। धरती, आसमान, पानी, सब पर राज कर रहे थे। 17 करोड़ साल से उनका सिक्का चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, और फिर एक ही दिन में सब खत्म हो गया। सब कुछ। तो यहाँ से कहानी का सबसे नाटकीय और भयानक मोड़ शुरू होता है, महाविनाश। हाँ, 6.6 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड, उल्कापिंड। हाँ, एक उल्कापिंड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर आया। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये रफ्तार तो एक जेट विमान से 150 गुना ज्यादा थी। बिल्कुल, और ये आकर टकराया मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर। और इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से 1 अरब गुना ज्यादा थी। इसकी तो कल्पना करना भी नामुमकिन है। और इसके परिणाम? वो भी कल्पना से परे थे। सबसे पहले तत्काल प्रभाव। टक्कर के लगा के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में हर चीज, डायनासोर, पेड़, पहाड़, पलक झपकते ही भाप बन गए। बाप रे। आसमान से गर्म धूल और चट्टानों की बारिश हुई, जिससे हजारों किलोमीटर दूर के जानवर भी जहां थे वहीं जिंदा भुन गए। और समंदर में क्या हुआ? टक्कर से 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी। 2 किलोमीटर? हाँ, आज की सबसे बड़ी सुनामी से सैकड़ों गुना ज्यादा ऊंची। उन्होंने महाद्वीपों के अंदर तक सफाई कर दी। और जमीन पर आग और भूकंप। ऐसे भूकंप जैसे इस ग्रह ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक ही झटके में पूरी धरती नर्क बन गई। और ये तो सिर्फ पहला दिन था। असली तबाही तो बाद में आई। टक्कर से जो धूल और राख वायुमंडल में उड़ी, उसने एक मोटी चादर बना ली और सूरज को ढक लिया। हाँ, लगभग 1 साल तक पूरी धरती पर सूरज की रोशनी को रोक दिया। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और सूरज की रोशनी नहीं तो पौधे नहीं, पौधे नहीं तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर्स भी नहीं। और जब शाकाहारी खत्म हो गए तो उन्हें खाने वाले टी-रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मर गए। एक पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिल्कुल। इस तबाही में सिर्फ वही बच पाया जो छोटा था और कुछ भी खाकर गुजारा कर सकता था। जैसे जमीन के नीचे बिलों में रहने वाले छोटे स्तनधारी। हाँ, छिपकलियां, कछुए और कुछ पक्षी। वो मरे हुए डायनासोर के अवशेष खाकर जिंदा रह गए। नियम सीधा था, अगर आपका वजन 25 किलो से ज्यादा है तो आप मारे जाएंगे। तो डायनासोर के जाने से धरती पर एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई। एक सिंहासन जो 17 करोड़ साल से भरा हुआ था, वो अचानक खाली हो गया। और प्रकृति में खाली जगह ज्यादा देर तक नहीं रहती है ना? बिल्कुल नहीं।
ये घटना बाकी प्रजातियों के लिए एक मौके की तरह थी। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हमारे पूर्वजों यानी स्तनधारी जीवों का विकास बिजली की रफ्तार से हुआ। मतलब डायनासोर का अंत हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हाँ, घोड़े, व्हेल, चमगादड़ और प्राइमेट्स जिनसे आगे चलकर हम इंसान विकसित हुए, ये सब इसी दौर में उभरे। ये कहना बिल्कुल सही होगा। अगर वो एस्ट्रॉयड न टकराया होता तो शायद आज हम यहाँ ये बातें ही ना कर रहे होते। पर क्या डायनासोर की विरासत पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, उनमें से भी कुछ बचे थे। कौन? उड़ने वाले डायनासोर। हाँ, और वे धीरे धीरे विकसित होकर आज के पक्षी बन गए। हाँ, आज के पक्षी बन गए। क्या सच में? मतलब अगली बार जब मैं कोई कबूतर या मुर्गी देखूंगी तो मुझे ये याद रखना होगा कि मैं डायनासोर के वंशज को देख रही हूँ। बिल्कुल। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि खूंखार टी-रेक्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार एक मुर्गी है। ये सोचना ही अजीब है। हाँ, पर यह वैज्ञानिक रूप से 100% सिद्ध हो चुका है। ये सारी जानकारी किसी जासूसी कहानी जैसी लगती है। मतलब वैज्ञानिकों को 6.6 करोड़ साल पहले हुई किसी घटना के बारे में इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे? इसके 2 मुख्य सबूत हैं जो किसी जासूस के सुराग से कम नहीं है। अच्छा। पहला है इरिडियम परत। इरिडियम एक ऐसा तत्व है जो धरती की सतह पर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन एस्टेरॉयड में ये भारी मात्रा में होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया? 1980 के दशक में उन्होंने पाया कि दुनिया भर में चट्टानों की एक पतली सी परत में इरिडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये परत ठीक 6.5 करोड़ साल पुरानी है। ये तभी मुमकिन है जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया हो और उसकी धूल पूरी दुनिया में फैल गई हो। बिल्कुल, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर अपराध का सबूत छिड़क दिया हो। ये तो जबरदस्त सबूत है। और दूसरा सुराग क्या था? दूसरा सुराग था खुद वो टक्कर का गड्ढा यानी क्रेटर। उसे भी ढूंढ लिया गया? हाँ, कई सालों बाद ये यूकाटन प्रायद्वीप में मिला, आधा समुद्र के नीचे और आधा जमीन पर। इसका नाम चिकशुलूप क्रेटर है और ये 180 किलोमीटर चौड़ा है। और स्रोत की सबसे हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि इस प्राचीन तबाही का एक निशान आज भी हम देख सकते हैं। आप सेनोटिस की बात कर रही हैं? हाँ, मेक्सिको के सेनोटिस, वो पानी से भरे खूबसूरत प्राकृतिक गड्ढे। हाँ, और वो कोई आम गड्ढे नहीं है। वे उसी विशाल क्रेटर के किनारे किनारे एक निखूत रिंग या छल्ले के आकार में बने हुए हैं। 1 मिनट, मतलब जो लोग आज मेक्सिको में उन खूबसूरत तालाबों में तैरने जाते हैं वो असल में उस तबाही के निशान कर तैर रहे हैं जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया। बिल्कुल, एक सुंदर नजारा, एक भयानक अतीत की निशानी है। यह तो अविश्वसनीय है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये फिर से हो सकता है? ये एक वास्तविक खतरा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि डायनासोर के विपरीत हमारे पास एक स्पेस प्रोग्राम है। हम नजर रख रहे हैं। हाँ, नासा जैसी एजेंसियां 28,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स पर लगातार नजर रखती हैं। और क्या हम उन्हें सिर्फ देख सकते हैं या रोक भी सकते हैं? हम उन्हें रोक भी सकते हैं। 2022 में नासा के डार्ट मिशन ने सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक एस्ट्रॉइड से टकराया और उसकी दिशा बदल दी। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह हकीकत है। हाँ, हम अब असहाय नहीं हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम बाहरी खतरों से तो लड़ रहे हैं, पर स्रोत एक और ज्यादा गंभीर और मौजूदा खतरे की ओर इशारा करता है। और वो क्या है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर छठी सामूहिक विलुप्ति की घटना पहले ही शुरू हो चुकी है। और इस बार इसका कारण कोई एस्ट्रॉइड नहीं है? नहीं, इस बार कारण हम इंसान हैं। इसे होलोसीन विलुप्ति कहा जा रहा है ना? हाँ, हमारे कामों की वजह से, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर सामान्य से 100 से 1000 गुना ज्यादा हो चुकी है। ये तो बहुत डरावना है। डायनासोर के विनाश का कारण बाहरी था जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। हम अपनी कहानी के विलेन खुद बन रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इसे रोकने का वक्त भी तेजी से खत्म हो रहा है। तो हमने डायनासोर के 17 करोड़ साल के शानदार सफर को देखा, उनके विनाशकारी अंत को समझा और ये भी देखा कि कैसे उनके जाने से स्तनधारियों और अंततः इंसानों के लिए रास्ता बना। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। डायनासोर ने 17.4 करोड़ साल तक धरती पर राज किया और हम इंसानों को इस ग्रह पर आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। उनके इतिहास के सामने हम तो बस एक पलक झपकने जितने हैं। तो सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, डायनासोर प्राकृतिक आपदा से हारे, हम अपनी बनाई हुई आपदाओं से जूझ रहे हैं। क्या इंसान डायनासोर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे
या हमारे अपने काम हमें उनसे बहुत पहले विलुप्त कर देंगे? इसका जवाब शायद हमारे ही हाथों में है।